कक्षा 10 गणित। आज हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 3.2 को। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रतिस्थापन विधि। हमेशा आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा। इस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको दिए रहेंगे, है ना। समीकरण सिंपल, आपको एक समीकरण को एक और दो इस प्रकार से मान लेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या कर देना है ना, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को या तो यक्स के मान को वाई के पदों में लिख लीजिए या वाई के मान को यक्स के पदों में लिख लीजिए। और सिंपल यहाँ पे इस समीकरण से या फिर इस समीकरण से एक चर के वैल्यू को आपको ज्ञात करना है और फिर दूसरे में प्रतिस्थापित कर देना है। यहाँ से आप यक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे तो इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, यहाँ से आप यक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे तो इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे और सिंपल यक्स वाई चर का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया कि समीकरण 2 यहीं से आसान था, यक्स के मान को वाई के पदों में लिखना आसान था। तो यहाँ पर सिंपल क्या कर लिया गया कि यहाँ पे समीकरण 2 को नोट कर दिया गया और यहाँ पे प्लस 2 था बराबर प्लस 2y था बराबर को उधर पक्षांतर कर दिया, ऋण 2y हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यक्स का मान है वाई के पदों में हो गया। अब यहाँ से चूंकि आपने समीकरण 2 से इस मान को ज्ञात किया हुआ है, अब इसको आप किस में प्रतिस्थापित कर देंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित आप कर देंगे, है ना। यहाँ पे जहाँ पर भी आप यक्स दिख रहा है ना, यक्स के स्थान पर अब आपको सिंपल क्या लिख लेना है, यह लिख लेना है। यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया गया, 7 हो गया। यक्स के स्थान पर 3 ऋण 2y प्रतिस्थापित कर दिया गया और सिंपल जब आप हल कर लेंगे तो एक चर का वैल्यू आपको ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से y के मान को ज्ञात कर लिया गया। अब यहाँ पे y का मान ज्ञात करने के बाद इसको आप यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे और आप सिंपल यक्स का भी वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे, है ना। इस प्रकार से आपको दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म थे उसके हल आपको यहीं प्राप्त हुआ। यक्स बराबर यहाँ पे 49 बटा यहाँ पे 29, यहाँ पे y का वैल्यू आपको 19 बटा 29 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हल हो गया। अब यह जो मान आपको हल प्राप्त हुआ है ना, यहाँ पर जो भी दो रैखिक समीकरण दिए गए थे, यहाँ पर भी यक्स और वाई का मान प्रतिस्थापित करके हल करेंगे बाएं पक्ष, तो दाएं पक्ष बराबर आने लगेगा। यहाँ पे 2 के बराबर आने लगेगा यदि एक्स वाई का मान प्रतिस्थापित करके हल करेंगे तो। और सेम वैल्यू को यहाँ पर एक्स वाई के मान को प्रतिस्थापित करके हल करेंगे तो यहाँ पे दाहिने पक्ष के बराबर आने लगेगा। यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। सिंपल है। अब चलिए हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों पर आ जाते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली में जो भी रैखिक समीकरण युग्म दे दिए गए हैं इसको हम लोग सिंपल नोट करते हैं। यहाँ पर दोनों रैखिक समीकरण को हमने नोट कर लिया। यक्स प्लस वाई बराबर 14 है, यक्स ऋण वाई बराबर यहाँ पे 4 है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। आप चाहें तो यहाँ से यक्स या वाई का वैल्यू ज्ञात करके इसमें प्रतिस्थापित कर सकते हैं या फिर यहाँ पर यक्स या वाई का मान ज्ञात करके आप इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, यहीं पर यक्स का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 से यक्स के मान को हम लोग वाई के पदों में लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर है यक्स ऋण वाई बराबर 4 है, या फिर इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऋण वाई है बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा यक्स बराबर वाई प्लस 4 हो जाएगा। सिंपल ही हो गया। यहाँ पे ऋण वाई था बराबर उधर हमने पक्षांतर कर दिया, धन वाई हो गया। इस प्रकार से इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। यहाँ पे यक्स के मान को हमने वाई के पदों में लिख दिया। अब चूंकि ये हम लोग ज्ञात किए हुए किस समीकरण से, दूसरे समीकरण से ये हमने ज्ञात किया हुआ है। अब ऐसा नहीं करेंगे इस यक्स के मान को यहाँ पे दूसरे समीकरण में आप प्रतिस्थापित करने लगेंगे, है ना। इस प्रकार से नहीं करेंगे। इस समीकरण से चूंकि आपने यक्स का वैल्यू ज्ञात किया तो आपको इस समीकरण में प्रतिस्थापित करना है ना। समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे हम लोग। इस प्रकार से लिखते हैं समीकरण 3 से यक्स के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर अब जहाँ पर भी समीकरण 1 में यहाँ पर यक्स दिख रहा है आपको, यक्स के स्थान पर सिंपल आपको क्या प्रतिस्थापित कर लेना है, वाई प्लस 4। यहाँ पर हम लोग वाई प्लस 4 प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा वाई प्लस 4, यक्स के स्थान पर हमने वाई प्लस 4 प्रतिस्थापित कर दिया और प्लस वाई है और बराबर यहाँ पे 14 है। चलिए हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं सिंपल। यहाँ पे 2y हो जाएगा, y और y को हमने जोड़ दिया, 2y प्लस 4 है बराबर उत्तर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा 14 ऋण 4 हो गया। अब यहाँ पे 2y बराबर 14 में से यहाँ पे आप 4 घटा देंगे तो सिंपल 10 बचेगा। 2 गुणा में बराबर उधर भेज देंगे, भागा में चला जाएगा। y बराबर यहाँ पे 10 बटा 2 और इसको हल कर देंगे तो y का वैल्यू आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 5। यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्मों के लिए आपने y का वैल्यू ज्ञात कर दिया। अब इस मान को सिंपल यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं हम लोग। आप चाहें तो इन समीकरणों में भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी आसान होगा। यही प्रतिस्थापित करते हैं, लिखते हैं
y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, देखिए x बराबर y के स्थान पर अब 5 प्रतिस्थापित कर देना है, 5 और +4 है ना। यहाँ पे +4 पहले से ही है, तो हमने यहाँ पर केवल y के मान को प्रतिस्थापित किया जो कि हमने ज्ञात किया था 5। तो अब आपको x बराबर क्या ज्ञात हो गया, 5 4 9, जोड़ देंगे सिंपल 9 प्राप्त हो गया। अतः रैखिक समीकरणों युग्म का आपको हल यहीं प्राप्त हुआ। अतः हल आपको क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 9 कामा y बराबर 5, यही आपको प्राप्त हुआ। और जो भी हमने यहाँ पर x और y का मान ज्ञात किया हुआ है, इसे चाहे तो समीकरण 1 और 2 में प्रतिस्थापित करके आप देख सकते हैं कि जो समीकरण है वो संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। मतलब यहाँ पे x और y के मान को प्रतिस्थापित करने पर दोनों समीकरणों का बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं। चलिए एक बार हम करके आपको दिखाते हैं। x का वैल्यू हमने 9 ज्ञात किया और y का वैल्यू 5। चलिए यहाँ पर यदि आप जोड़ देंगे ना, इसका हमने चूँकि 9 ज्ञात किया हुआ है और 9 में जब आप 5 जोड़ देंगे, 9 5 कितना हो जाएगा, आपको 14 मिलेगा। समीकरण 1 संतुष्ट कर रहा है ना, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जा रहा है। यहाँ पे x और y जो भी दो चर हैं इसके मान को प्रतिस्थापित करने पर, और देखिए यहाँ पर x का वैल्यू हम लोगों ने 9 ज्ञात किया था, इसका वैल्यू हमने 5 ज्ञात किया हुआ है ना। जब 9 में से आप 5 घटा देंगे तो सिंपल आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण आप संतुष्ट भी करेगा, इस प्रकार से जब आप हल करेंगे तब। चलिए यहाँ पर x और y का वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया। आ जाते हैं हम लोग सेकंड प्रश्न पे। दूसरे वाले प्रश्न में आपको इसी प्रकार दे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म यस माइनस टी बराबर आपको 3 दे दिए गए। यहाँ पर दिए गए s/3 प्लस यहाँ पे t/2 बराबर आपको 6 दे दिए गए। चलिए इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे चूँकि 3 और 2 का लसा हो जाएगा 6, हम लोग चाहते हैं कि हर में यहाँ पर कोई संख्या ना रहे, हमें गुणा भाग भी करना है। चलिए सिंपल यदि हम लोग 6 से गुणा कर देंगे, या करके लिख देते हैं इसको। सिंपल यदि आप इसमें गुणा कर देंगे ना 6 से, तो यहाँ पर 3 दूना 6, यहाँ पे 2 यस आपको प्राप्त हो जाएगा और प्लस यहाँ पे बायां पक्ष और दायां पक्ष में समान रूप से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 3 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 टी बराबर बाएं पक्ष में ये आपने 6 से गुणा कर दिया, यहाँ पर दोनों पद में गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे दाहिने पक्ष में भी गुणा करना पड़ेगा, तभी आपका समीकरण बैलेंस रहेगा। 6 में 6 का गुणा कर देंगे 36 मिलेगा। इस प्रकार से आपको मिला समीकरण नंबर 2। बस यहाँ पर केवल हमने इसका स्वरूप चेंज कर लिया है, सेम ही समीकरण है। चलिए अब हम लोग क्या कर देते हैं, देख लीजिए यहीं से यहाँ पे यस का वैल्यू ज्ञात करना काफ़ी आसान है। यहाँ पर पक्षांतर करके हम लोग ज्ञात करेंगे और यहाँ पे इस वाले समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ज्ञात करेंगे तो काफ़ी गुणा भाग करना पड़ेगा आपको, यहीं से काफ़ी आसान है। एक यहाँ पे हमें पता है कि जो भी रैखिक समीकरण युग्म में 2 चर दिए गए हैं, एक चर का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, एक मान को ज्ञात करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, इसी को चेंज करते हैं। यहाँ पर यस ऋण टी बराबर 3 है, तो यहाँ पे यस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऋण टी है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, धन टी हो जाएगा, टी + 3 हो गया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे यस के मान को यहाँ पे टी के पदों में लिख लिया गया है। अब सिंपल यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, इस समीकरण से तो आपने यस का वैल्यू ज्ञात ही किया है, तो हम लोग इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। समीकरण नंबर 2 में लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 3 से यस के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर कर देते हैं। यहाँ पर सिंपल आपको जहाँ पर भी यस दिख रहा है, यस के स्थान पर सिंपल इतना प्रतिस्थापित कर देना है। तो यहाँ पर है 2 यस है, यस के स्थान पर हम लोग क्या प्रतिस्थापित कर देते हैं, टी + 3 और प्लस यहाँ पे 3 है और टी है और बराबर को उधर 36 है। इसको हल करेंगे, यहाँ पे 2 का यहाँ पे दोनों पद में गुणा हो जाएगा, 2 टी + 2 3 6 हो जाएगा। 2 का यहाँ पर दोनों पद में गुणा कर दिया गया, प्लस यहाँ पे 3 टी बराबर को इधर है 36। अब यहाँ पे देख लीजिए टी के पदों को साथ में जोड़ देते हैं, जो भी समान पद रहते हैं उनको साथ में जोड़ते घटाते हैं। यहाँ पर भी यह टी का पद है, यह भी टी का पद है, दोनों को साथ में जोड़िए। यहाँ पे 2 टी और 3 टी 5 टी हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, -6 हो जाएगा। 36 में से 6 घट जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5 टी। 36 में से 6 घटा देंगे आपको 30 मिलेगा। यहाँ पे 5 गुणा में बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, हर में चला आएगा, 5 6 का 30, 6 आपको वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर टी का वैल्यू
जो कि हो जाएगा 30 बटा यहाँ पे 5, 5 छक्का 30, तो टी का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया 6। अब यहाँ पे इस मान को लिख देते हैं टी बराबर 6। इस मान को हम लोग समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ पे टी बराबर 6 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। टी के स्थान पर केवल आपको 6 प्रतिस्थापित कर देना है। यस बराबर टी के स्थान पर 6 हो जाएगा और +3, यस का वैल्यू आपको ज्ञात हो गया 9 प्राप्त हुआ। यही रैखिक समीकरण युग्मों का हल है। यहाँ पर टी के स्थान पर 6 और यस के स्थान पर 9 प्रतिस्थापित करेंगे, तो यहाँ पर हल करेंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा। यहाँ पर हल करके रखेंगे, मतलब हल करेंगे तो दाहिने पक्ष के बराबर आने लगेगा, 6 आने लगेगा। लिखते हैं यहाँ पर, अतः आपको हल यही प्राप्त हो गया। यस बराबर 9 और टी बराबर 6। थर्ड वाले प्रश्न में दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हमने नोट किया। पहला है यहाँ पे 3x ऋण y बराबर 3 है और 9x ऋण 3y बराबर 9 है। चलिए यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना कि यहाँ पर पहला ही समीकरण लिखा गया है, लेकिन केवल इसमें यहाँ पे 3 का गुणनफल है। देखते हैं, दिखाते हैं आपको समीकरण 2 से। यहाँ पे समीकरण 2 को यदि आप चेंज करें ना, यहाँ पे 9x ऋण 3y बराबर 9 है। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, 3 उभयनिष्ठ इन दोनों पदों में 3 उभयनिष्ठ ले लीजिए। उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ पे 3 × 9 x हो जाएगा ऋण, यहाँ पे 3 बचे, नहीं 3 तो आपने उभयनिष्ठ ले लिया, केवल यहाँ पे y बचा हुआ है और बराबर को उधर है 9। 3 गुणा में बराबर को उधर पछांत कर देंगे, हर में हो जाएगा 3x ऋण y बराबर यहाँ पे 9 बटा 3। यहाँ पे गुणा में था, हर में चला गया, 3 × 9, 3x ऋण y बराबर आपको 3 × 9। यह भी आपको यही प्राप्त हो रहा है, 3x ऋण y बराबर 3 ही प्राप्त हो रहा है। जो कि देख लीजिए यहाँ पे समीकरण 2 को हमने यहाँ पे चेंज किया तो देख लीजिए समीकरण नंबर 1 ही प्राप्त हो रहा है, 3x ऋण y बराबर 3। और यहाँ पर जो हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 हल किया था ना, तो ऐसे कंडीशन को हमने चर्चा किया था, जब भी यहाँ पर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 यह तीनों अनुपात बराबर आ जाए ना, तो वे रेखाएं यदि ज्यामितीय रूप में उसका निरूपण करेंगे ना, तो यहाँ पे इनसे यहाँ पर 2-2 बिंदु प्राप्त करके और यदि रेखाएं बनाएंगे और उसे ज्यामितीय निरूपण करेंगे, ग्राफ पर बनाएंगे ना, दोनों रेखाएं आपको एक ही रेखा पर प्राप्त होंगी, समपाती रहेंगी रेखाएं। यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल आपको प्राप्त होंगे। x और y का जो भी आप मान प्रतिस्थापित कर देंगे, इस समीकरण के लिए आपको हल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर x का मान यदि आप कुछ भी प्रतिस्थापित करेंगे और y का ज्ञात करेंगे, तो इस प्रकार से आप बहुत सारे बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो दोनों रैखिक समीकरण लिखे गए हैं ना, ये दोनों रैखिक समीकरण सेम ही है ना। यदि गुणांकों का तुलना करेंगे तभी भी a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 इन तीनों का अनुपात बराबर आएगा। लिख देते हैं यहाँ पर, यदि आप बराबर के इधर 3 है, बराबर के इधर यहाँ पे 3 प्रतिस्थापित कर देते हैं, ऋण 3 बराबर 0 करते हैं और यहाँ पर भी बराबर के इधर 9 है, बराबर के इधर पछांत कर देते हैं, ऋण 9 हो जाता, बराबर के एक तरफ केवल 0 बचता। फिर आप क्या कर देते हैं, a1x + b1y + c1 बराबर 0 से यहाँ पे समीकरण 1 को, और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से आप समीकरण नंबर 2 को तुलना करते हैं, तो आप यह प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आपको प्राप्त होगा a1/a2 बराबर मिलेगा b1/b2 और बराबर c1/c2। इस प्रकार से दोनों रेखाएं आपको मिलती हैं समपाती। ठीक है, समपाती रेखाएं रहेंगी, यदि ज्यामितीय निरूपण करेंगे दोनों रेखाएं एक ही रेखा के ऊपर रहेंगी, अपरिमित रूप से आपको अनेक हल मिलेगा। यहाँ पर कोई भी आप x का वैल्यू कोई भी यहाँ पे 0 प्रतिस्थापित करके हल करेंगे तो y का जो भी आपको वैल्यू प्राप्त होगा, एक आपको हल मिलेगा। ठीक है, फिर 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, इस प्रकार से ऋण 3, कोई भी आपको यहाँ पे वास्तविक संख्या x का मान आप स्वतंत्र रूप से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, या फिर y का प्रतिस्थापित करेंगे तो x का मान ज्ञात होगा। जो समीकरण नंबर 1 लिखा गया है, समीकरण नंबर 2 लिखा गया है, दोनों सेम ही समीकरण है। लिख देते हैं यहाँ x कोई भी मान ले सकता है, अपरिमित रूप से, अर्थात करके लिख देते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और जब यहाँ पर आपको x और y का केवल एक मान प्राप्त हो रहा है ना, इसका मतलब होता है यदि उसका ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो जो भी रेखाएं रहती हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जब भी प्रतिच्छेद करती हैं तो केवल आपको एक हल मिलता है। जब समपाती रहती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होता है। जब रेखाएं समांतर रहती हैं तो कोई हल नहीं मिलता है।
चौथे प्रश्न में आपको यही रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। देख रहे हैं कि यहाँ पर दे दिया गया 0.2 यक्स प्लस 0.3 वाई बराबर 1.3, यही दिया है। 0.4 यक्स प्लस 0.5 वाई बराबर 2.3, इसी प्रकार से दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे दोनों पक्षों में यदि हम लोग 10 से गुणा कर देंगे तो सिंपल पॉइंट ही हट जाएगा, है ना। क्योंकि देख रहे हैं कि जो पॉइंट लगा हुआ है एक ही अंक बाद लगा हुआ, केवल हम लोग 10 से गुणा कर देंगे तो दशमलव बिंदु दाहिने प्रतिस्थापित हो जाएगा, 2 आपको प्राप्त होने लगा। या फिर हम लोग देखिए इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 यक्स प्लस यहाँ पे 3 वाई। हम यहाँ पे दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दे रहे हैं। यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे बाएं पक्ष में तो 10 का गुणा यहाँ पे इस पद में भी करना पड़ेगा, इस पद में भी गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर गुणा कर देंगे 2 प्राप्त होगा, यहाँ पर 3 मिलेगा। यहाँ पर यदि आप 10 का गुणा करेंगे दशमलव बिंदु यहाँ प्रतिस्थापित हो जाएगा, 13 आपको मिलेगा। अब इसको हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 1। बस केवल हम लोग इसका रूप चेंज कर दे रहे हैं। सेमी समीकरण, यहाँ पर भी हम लोग बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में 10 से गुणा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 4 यक्स प्लस यहाँ पे 5 वाई और बराबर यहाँ पे 23। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर जिस समीकरण को आपको इच्छा करे उस समीकरण को चेंज कर लीजिए। यहाँ से या तो यक्स का मान ज्ञात कर लीजिए, या तो यहाँ से आप चाहें तो वाई का भी मान पहले ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, यहीं से हम लोग यक्स का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं, जो कि 2 यक्स प्लस 3 वाई बराबर के धरे 13। यहाँ पर हो जाएगा 2 यक्स बराबर, यहाँ पे 3 वाई है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 3 वाई हो जाएगा। चलिए 13 ऋण 3 वाई लिख देते हैं। ये हो गया, 2 गुणा में है, बराबर को उधर पक्षांतर में कर देंगे, हर में चला जाएगा। तो यक्स का वैल्यू आपको 13 ऋण 3 वाई बटा आपको 2 प्राप्त हुआ। यही आपको मिला यक्स का वैल्यू। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे यक्स के मान को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे इस समीकरण से आप ज्ञात किए हुए यक्स का मान ना, तो यहाँ पे इस वाले समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, दूसरे में लिख देते हैं यक्स के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोग हल कर रहे हैं। चलिए यक्स के मान को यहाँ प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो यहाँ पर पहले से ही 4 है और फिर यक्स है, यक्स के स्थान पर आपको इतना कुछ प्रतिस्थापित करना है। यक्स के मान को आपने वाई के पदों में लिख दिया हुआ है, लिख देते हैं यहाँ पे 13 ऋण 3 वाई और हर में क्या है 2 है, इतना है, और प्लस यहाँ पे 5 वाई और बराबर है 23। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे गुणे में 4 है, यहाँ पर हर में 2 है, 2 दूना 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 13 ऋण 3 वाई कोष्टक बंद प्लस यहाँ पर 5 वाई और बराबर हो गया 23। ये हो गया, 2 का दोनों पदम गुणा कर दीजिए, 13 दूना 26 हो जाएगा, ऋण 3 दूना 6 वाई और प्लस यहाँ पे 5 वाई बराबर किधर हो गया 23। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पर चूंकि विपरीत चिन्ह है, यहाँ पर ना केवल आपको ऋण वाई बच रहा है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं 26 और यहाँ पे जो यहाँ पे 23 है बराबर की तरह इसको पक्षांतर कर देते हैं, ऋण 23 हो गया। अब चूंकि देखिए यहाँ पर बचा क्या था, यहाँ पे ऋण वाई, यहाँ पे ऋणात्मक राशि का मान अधिक था तो यहीं बचेगा, और यहाँ पे ऋण 6 वाई है और यहाँ पे धन 5 वाई है। विपरीत चिन्ह घट जाएगा, केवल ऋण वाई बचेगा, वो भी ऋणात्मक का, और जो बराबर की तरह ऋणात्मक रहेगा बराबर उधर पक्षांतर करेंगे, धनात्मक हो जाएगा। चलिए, या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वाई बराबर, वाई का स्थान पर यहाँ पर हल कर दीजिए। इसको क्या आपको प्राप्त हुआ, 26 में से जब आप 23 घटा देंगे तो आपको सिंपल 3 प्राप्त हो जाएगा। बस इसको हमने सीधा करके लिख लिया। वाई का मान हम लोगों ने ज्ञात कर दिया, वाई के इस मान को हम लोग यहाँ प्रतिस्थापित कर देते हैं समीकरण नंबर 3 में, लिख देंगे वाई बराबर 3 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। तो यहाँ पर हो गया यक्स बराबर 13 ऋण वाई के स्थान पर यहाँ पे 3 गुणते 3 हो जाएगा और हर में 2 भी है। इसको हल करते हैं, यहाँ पे 13 3 तिहाई 9 और हर में है 2। इसको और हल करते हैं, 13 में से आप 9 घटा देंगे तो आपको 4 मिलेगा, 13 में से 9 घटाने पर 4, हर में 2 है, 2 दूना 4, आपको यक्स का वैल्यू सिंपल 2 प्राप्त हो गया। अतः लिख देते हैं, आपको हल मिला यक्स बराबर 2 कामा वाई बराबर 3। यही आपके रैखिक समीकरण युग्मों के हल हैं। 5वें प्रश्न में यही रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, करणी में 2 यक्स प्लस करणी में 3 वाई बराबर 0, करणी में 3 यक्स ऋण यहाँ पे करणी में 8
और इंटू वाई बराबर यहाँ पे 0। यही समीकरण नंबर 1 है, यही समीकरण नंबर 2 है। चलिए तो आप चाहें तो यहाँ से x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं या फिर यहाँ से, यहीं से ज्ञात कर लेते हैं। लिख देते हैं समीकरण यहाँ पे 1 से x के मान को y के पदों में लिख देते हैं। लिख देते हैं करणी में 2x प्लस करणी में 3 y बराबर 0 है। यहाँ पे करणी में x नहीं करणी में x नहीं, करणी में 2x है और यहाँ पे ऋण y है, मतलब ऋणात्मक है राशि बराबर को उधर धनात्मक राशि बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋणात्मक हो जाएगा। करणी में 3 यहाँ पे ऋण, यहाँ पे करणी में 3y, यहाँ पे ये गुणे में है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, हर में चला जाएगा ऋण करणी में 3 बटा और यहाँ पे आ गया हर में करणी में 2 इंटू वाई। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ पर x के मान को हमने y के पदों में लिख लिया। सिंपल हम लोग इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि समीकरण 1 से तो हमने इसको ज्ञात ही किया हुआ है। लिख देते हैं x के मान को समीकरण यहाँ पे 1 से हमने ज्ञात किया हुआ, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 2 यही है, करणी में 3 और x के स्थान पर हम लोग को इतना कुछ प्रतिस्थापित कर देना है। लिख देते हैं गुणते ऋण करणी में 3 हर में है करणी में 2 और है y, ठीक है। इसके स्थान पर जो भी था x का वैल्यू हमने प्रतिस्थापित कर दिया, ऋण करणी में 8 y बराबर यहाँ पे 0। यहाँ पर चूंकि दोनों पदों में y है तो हम लोग क्या कर देते हैं, y को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। y को हम लोग उभयनिष्ठ लेंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हल भी कर देते हैं इसको। करणी में 3 का करणी में 3 में गुणा कर देंगे तो केवल आपको 3 मिलेगा, है ना। गुणा कर दिया और ऋणात्मक तो राशि रहेगी। यहाँ पर होगा करणी में 2, इतना कुछ बचा हुआ था, संख्याओं केवल हमने लिख दिया। यहाँ पर करणी में 3 का करणी में 3 में गुणा कर लिया और y हमने उभयनिष्ठ ले लिया। यहाँ पर से y उभयनिष्ठ लेंगे, ऋण यहाँ पे करणी में 8 बचा हुआ बराबर के इधर 0 है। यहाँ पे जो कुछ भी है गुणा में है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, हर में हो जाएगा 0 बटा समथिंग इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आपको सिंपल 0 प्राप्त हुआ। अभी इसका मान 0 प्राप्त हुआ। अब इसको हम समीकरण किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में ही प्रतिस्थापित कर देते हैं। लिख देते हैं y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर ऋण करणी में 3, यही है ऋण करणी में 3 बटा करणी में 2 इंटू y के स्थान पर हम लोग को 0 प्रतिस्थापित कर देना है, क्योंकि इसका मान हमने ज्ञात किया था। तो यहाँ पर भी x का वैल्यू आपको 0 प्राप्त होगा। रैखिक समीकरण युग्म के हल आपको यही प्राप्त हो रहा है। x के स्थान पर भी 0 प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, y के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित कर देंगे, दोनों पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बाएं पक्ष 0, दाहिना पक्ष भी 0। यहाँ पर भी 0 प्रतिस्थापित करेंगे x के मान को और y के मान को, तभी आपको बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर मिलेगा। रैखिक समीकरण युग्म के हल आपको यही प्राप्त हो रहे हैं। लिख देते हैं हल। तो हल आपको मिला x बराबर 0 मिल रहा है, कामा y बराबर 0। यही रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं। छठे वाले प्रश्न में आपको यही रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। 3x बटा 2 ऋण 5y बटा 3 बराबर इधर है ऋण 2 है। x बटा 3 प्लस y बटा 2 और बराबर की इधर है 13 बटा 6। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 और 3 का लसा 6 हो जाएगा, तो हम लोग दोनों पक्षों में 6 का गुणा कर देते हैं, या फिर इसको हम लोग रूपांतरण कर देते हैं। 6 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे बाएं पक्ष में भी 6 से गुणा करेंगे, दाएं पक्ष में भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 तिहाई 6 3 आ जाएगा। यहाँ पे जब 6 में आप 2 से भाग देंगे 3 और 3 यहाँ पर पहले से 3 तिहाई 9x ऋण, यहाँ पर 6 आएगा। 6 हम गुणा कर रहे हैं बाएं पक्ष में, तो यहाँ पर 3 दूना 6 2 आएगा और 2 और 5 पहले से है, 2 5 10 y। और यहाँ पर बाएं पक्ष में चूँकि आपने 6 से गुणा किया, दाएं पक्ष में गुणा कर देंगे। यहाँ पर 6 दूना 12 ऋण आपको 12। इस प्रकार हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। केवल हमने 6 से बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में गुणा किया ताकि यहाँ पर हर में कोई संख्या ना रहे। यहाँ पर भी देखिए 3 और 2 इसका लसा हो जाएगा 6। 6 से भी हम लोग बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में भी गुणा कर ले रहे हैं और यहाँ से भी 6 समाप्त हो जाएगा। बाएं पक्ष में जब आप 6 से गुणा कर देंगे ना तो यहाँ पे 3 दूना 6 2 आएगा भागफल x प्लस यहाँ पे 6 रहेगा तो 2 तिहाई 6 3y और यहाँ पे जब 6 गुणे में आएगा तो अंश और अर्थ से 6 समाप्त हो जाएगा, केवल आपको 13 मिला। इस प्रकार ये बना समीकरण नंबर 2। आप चाहे तो यहाँ से x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं या फिर यहाँ से
यक्स या वाई दोनों का भी किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। लिख देते हैं समीकरण नंबर 2 से ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 2 से यहाँ से हो जाएगा 2x + 3y बराबर किधर है 13। तो यहाँ पर ये हो गया 2x, यहाँ पे धनात्मक राशि बराबर को उधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, 13 ऋण 3y हो गया। धन 3y था, बराबर को उधर हमने पक्षांतर कर दिया, ऋणात्मक हो गया। चलिए 2x, यहाँ पे 2x नहीं, अब x को भी हम लोग पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 13 ऋण 3y, और यहाँ पे 2 गुणे में था, बराबर की तरफ पक्षांतर कर देंगे तो यह हर में चला आएगा। यही आपको x का वैल्यू ज्ञात हुआ। यहाँ पे इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और इसके मान को हम लोगों ने चूंकि यहाँ पे समीकरण 2 से तो ज्ञात ही किया हुआ है, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। लिख देते हैं x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और यहाँ पे x के स्थान पर इतना कुछ आपको प्रतिस्थापित करना है समीकरण 1 में। यहाँ पर हो जाएगा 13 ऋण 3y बटा के 2 है, यहाँ पर हमने प्रतिस्थापित कर दिया x के स्थान पर, और ऋण है 10y और बराबर है ऋण 12। अब बस इसको केवल आपको हल कर लेना है। हर में 2 है, इसको समाप्त करने के लिए हम लोग दोनों पक्षों में क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो अंश और हर समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 9 तो रहेगा ही, और यहाँ पे 13 ऋण 3y, यहाँ पर 2 का जो गुणा कर देंगे अंश और हर से 2 समाप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गुणनफल करेंगे, यहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएगा y, और यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे। बाएं पक्ष में आपने 2 से गुणा किया, दाएं पक्ष में गुणा कर दीजिए, 12 दूना आपको ऋण 24 आपको प्राप्त हुआ। यहाँ 9 से गुणा कर देते हैं, 13 9 117 हो जाएगा ऋण, यहाँ पे 9 3 27 है, 3 9 27 रहेगा y। हमने 9 का यहाँ पे सिंपल दोनों पदों में गुणा कर दिया, ये ऋणात्मक राशि थी, और यहाँ पे ऋण 20y बराबर किधर है ऋण 24। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे दोनों समान पद हैं, इन दोनों को हम लोग साथ में जोड़ देते हैं, ऋणात्मक है दोनों, जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं 117, और यहाँ पे ऋणात्मक राशि इसको हम लोग बराबर की तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, यहाँ धनात्मक हो जाएगा 24। ठीक है, ऋणात्मक राशि थी, बराबर की तरफ हमने पक्षांतर कर दिया। अब यहाँ पे इन दोनों पदों को जोड़िए, यहाँ पे ऋणात्मक दोनों पद है साथ में जुड़ जाएगा, और उसको हम लोग बराबर के उधर भी पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पे 20 और यहाँ पे 27, इसको जोड़ देंगे ना, 20 और 27 तो 47 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, धनात्मक हो जाएगा, पद ही पूरा धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पे 47 मिलेगा, और y हमने केवल इसको यहाँ पे जोड़ के बराबर को उधर पक्षांतर कर दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल। यहाँ पर हम लोग गुणा कर, मतलब यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे 7 4 11 को 1, फिर राशि लेके लगेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, और फिर यहाँ पर 1, और यहाँ पे जो गुणे में है जो बराबर की तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 47। यहाँ पर ये हो गया y का वैल्यू सिंपल यही आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर ये 3 बार में पूरी तरह से विभाजित है, y का वैल्यू आपको 3 प्राप्त होगा। आप चाहें तो भाग दे भी सकते हैं। 47 में जब आप 3 का गुणा कर देंगे तो 3 7 21 को 1 हो जाएगा, हासिल 2 लगेगा, और फिर 3 का यहाँ पर जब आप गुणा कर देंगे 4 में, 3 चौका 12, और हासिल हो जाएगा 13 14, 141 आपको प्राप्त होने लगा। इसीलिए यहाँ पर y का वैल्यू 3 प्राप्त हुआ। अब लिख देते हैं y के मान को, यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण नंबर 3 में, प्रतिस्थापित करने पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ प्रतिस्थापित करके x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर 13 ऋण 3, और y के स्थान पर हमें प्रतिस्थापित करना यही है, 13 ऋण 3y बटा 2 है, तो यहाँ पर केवल हम लोग y के स्थान पर 3 प्रतिस्थापित कर देते हैं, क्योंकि इसका मान हमने ज्ञात कर लिया है 2। यहाँ पर 13 3 3 9 और बटा 2, विपरीत चिन्ह घटा देंगे, 13 में से 9 घटा देंगे तो 4 मिलेगा, 4 बटा 2 हो गया, 2 बटा, मतलब यहाँ से 4 में 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 2, ये x का वैल्यू आपको 2 प्राप्त हो गया। अतः लिख देते हैं रैखिक समीकरण युग्म का आपको हल प्राप्त हुआ, x बराबर 2, y बराबर 3, यही आपको हल प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 2 दे दिए गए, 2x + 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल कीजिए। हमें हल करना है। इससे यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम x + 3 हो। सिंपल आपको क्या कर देना है, इसको हमें हल कर देना है। हल करेंगे तो आपको x और y का मान प्राप्त होगा, और फिर सिंपल आपको इससे यम का मान आपको ज्ञात कर देना है, मान ज्ञात करना है, और आपको दिया हुआ है y बराबर यम x + 3 हो, है ना। इसके लिए तो आपको सिंपल x y का जो भी मान ज्ञात हुआ रहेगा यहाँ पर सिंपल प्रतिस्थापित कर देंगे और यम का मान आप ज्ञात कर लेंगे।
सर्वप्रथम हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग यम का मान ज्ञात कर लेंगे। रैखिक समीकरण युग्म हमें यही दिया हुआ है 2x + 3y = 11। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। 2x ऋण 4y बराबर आपको दे देगा ऋण 24। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और यहाँ पर हम लोग यहीं से समीकरण 1 से x का मान ज्ञात कर देते हैं। समीकरण 1 से यहाँ पर ये हो जाएगा 2x यहाँ पे + 3y बराबर है 11। यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा 11 ऋण 3y। यहाँ पे 3y धनात्मक था, बराबर की तरफ हमने पक्षांतर कर दिया। अब यहाँ पे 2 गुणा में बराबर की तरफ पक्षांतर कर देते हैं, हर में चला जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर 11 - 3y और हर में यहाँ पर आ जाएगा 2। यह बना आपका समीकरण नंबर 3। लिख देते हैं x के मान को समीकरण, यहाँ पे इसको हमने ज्ञात किया है समीकरण नंबर 1 से, तो इसको हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे x के मान को समीकरण नंबर 2 में। x के मान को समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देते हैं समीकरण नंबर 2 में, तो ये हो जाएगा 2 और x के स्थान पर आपको इतना कुछ प्रतिस्थापित कर देना है। चलिए कोष्टक में करके लिख देते हैं 11 ऋण 3y और हर में है 2। ये हो गया ऋण 4y और बराबर किधर है ऋण 24। इसको हल करिए। हल करेंगे तो आपको सिंपल y का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अंश और हर में 2 है, 2 समाप्त हो जाएगा। 11 ऋण 3y और यहाँ पर है ऋण 4y और बराबर किधर है ऋण 24। यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं। यहाँ पे 11 है, इसको इधर ही रहने देते हैं। यहाँ पे ऋणात्मक है, बराबर की उधर पक्षांतर कर देंगे, धनात्मक 24 हो गया। इसको हम सिंपल बराबर की इधर लेकर आ गए। यहाँ पर y के दोनों पद ऋणात्मक है, साथ में जुड़ जाएगा, 4 3 7y हो जाएगा, है ना। दोनों जुड़कर ऋण 7y हो गया, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 7y हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ पर जोड़ देते हैं साथ में इनको, 4 1 5 हो गया, 2 1 3 हो जाएगा, 35 हो गया और बराबर किधर है 7y। चलिए यहाँ पे 7 गुणे में बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, हर में हो जाएगा 35 है, 35/7 और यहाँ पे बराबर किधर y। यहाँ पर 7 5 है 35, तो y का वैल्यू आपको सिंपल हमने यहाँ पे क्रम बदल दिया, बस बाएं पक्ष को दाएं पक्ष, बाएं पक्ष को दाएं पक्ष कर दिया, दाएं पक्ष को बाएं पक्ष। यहाँ पे y का मान आपको 7 5 है 35, y का वैल्यू सिंपल आपको 5 प्राप्त हुआ। अब लिख देंगे y के मान को यहाँ पे समीकरण नंबर यहाँ पे 3 में आप लिख दीजिएगा। समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 11 ऋण यहाँ पे 3 है और y के स्थान पर आपको प्रतिस्थापित कर देना है 5 और हर में 2 है। इसको हल करते हैं, 11 ऋण यहाँ पे 5 3 15 और हर में है 2। विपरीत चिन्ह घट जाएगा, ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक ही बचेगा। ऋण 4 आपका बचा और हर में है 2, 2 दूना 4 ऋण 2। x का वैल्यू आपको ऋण 2 मतलब यही प्राप्त हुआ यहाँ पे। अतः लिख देते हैं रैखिक समीकरण युग्मों का हल आपको प्राप्त हुआ। रैखिक समीकरण युग्मों का हल आपको मिला। x बराबर ऋण 2 है, x बराबर ऋण 2 कामा y बराबर 5 है। हल आपको ही मिला। आपको ज्ञात करना है यम का भी मान और आपको प्रश्न में ही दिया हुआ है, लिख देते हैं क्या दिया हुआ है। दिया था y बराबर यम x + 3, इतना हो तो आपको यम का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर x और y का मान जो भी आप ज्ञात किए हुए इसको प्रतिस्थापित करिए। यहाँ पे लिख भी देते हैं एक बार, यहाँ पे x तथा y के मान को प्रतिस्थापित कर दीजिए। y का मान है 5 बराबर यम को इसी प्रकार से रहने दीजिए, x के स्थान पर आपको ऋण 2 प्रतिस्थापित कर देना है +3 और यहाँ पर 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर संख्या को एक तरफ कर देते हैं, यहाँ पर +3 है, बराबर की तरफ पक्षांतर कर देंगे, ऋण 3 हो जाएगा और है यहाँ पर ऋण 2 यम। ठीक है, यहाँ पर है यह पद है ऋण 2 यम। यहाँ विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा, 2 बचेगा, बराबर किधर है ऋण 2 यम। जो यहाँ पर यम के गुणे में जो संख्या है इसको हम लोग गुणा में है, बराबर की तरफ पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पर यह हो जाएगा 2 बटा
यहाँ पे ये पद ही पूरा ऋणात्मक हो जाएगा, या फिर ये भी समझ सकते हैं कि दोनों पक्षों में हमने ऋण से गुणा कर दिया। यहाँ पे गुणा में था, बराबर इधर हर में आ गया, ये हो गया यम। अंश और हर से 2 विभाजित है, आपको 1 मिलेगा, ऋण 1 बराबर यम, या फिर इसको आप चाहें तो सीधा करके लिख सकते हैं, यम बराबर आपको ऋण 1 प्राप्त हुआ। अतः लिख देते हैं हम यम बराबर ऋण 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 हल हो गया। प्रश्न नंबर 3 दे दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसका हल आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। चलिए यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न दे दिया गया है ना, दो संख्याओं का अंतर मतलब घटाना, दोनों संख्याओं को घटा रहे हैं तो आपको यहाँ पे 26 प्राप्त हो रहा है। एक संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ से एक रैखिक समीकरण यहाँ से मिलेगा, एक रैखिक समीकरण आपको यहाँ से मिलेगा, उन्हें ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं को हम लोग सिंपल ज्ञात करते हैं। माना दोनों संख्याएं x, y हैं तथा इस प्रकार से है ना कि हम x को बड़ी संख्या मान लेते हैं और छोटी संख्या को हम y मान लेते हैं। ऐसा क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि दो संख्याओं का आपको अंतर दे दिया गया था 26, है ना। एक संख्या छोटी संख्या होगी, एक संख्या बड़ी संख्या होगी, क्योंकि गुणनफल की भी बात किया था, ठीक है। और अंतर करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तभी आपको 26 प्राप्त होगा। माना दो संख्याएं x और y हैं तथा इस प्रकार से है कि x जो बड़ा है और y वाली जो संख्या है छोटी संख्या है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार। अब हम लोग समीकरण बना लेते हैं। आपको दे दिया गया था ना, आपको प्रश्न में ही दे दिया गया है कि यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर आपको 26 दे दिया गया है, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दिया गया तो आपको 26 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से आपको समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ। दूसरा समीकरण आपको कैसे प्राप्त होगा? आपको प्रश्न में दे दिया गया ना, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ पर x बड़ी संख्या है और यहाँ पे y छोटी संख्या है, तो यहाँ पे ये पहले से ही 3 गुना रहेगा। यदि आपको समीकरण को बैलेंस करना है तो इसमें आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर यहाँ पे 3, y हमने लिख दिया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अच्छा, यहाँ पर y में ही हमने 3 का गुणा क्यों किया? क्योंकि आपको प्रश्न में ही पहले दे दिया गया था कि एक संख्या दूसरी संख्या की यहाँ पे 3 गुना दे दिया गया था, तो यहीं बड़ी वाली संख्या 3 गुना होगा। तो ये चूंकि हमें समीकरण को बराबर लिखना है ना, तो बराबर लिखना है, तो ये तो संख्या पहले से ही 3 गुनी है इस संख्या के, y के तुलना और x और y की हम लोग केवल बात करें तो इससे पहले से ही 3 गुना है ना, पहले से ही 3 गुना बढ़ा है। तो हम लोग क्या कर दें, चूंकि हमें बराबर का चिन्ह लगाना है तो हम क्या कर देते हैं, समीकरण को बराबर करने के लिए यहाँ पर y में 3 का गुणा कर दिया, ताकि यहाँ पे दोनों मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इस प्रकार से आपको समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको x का वैल्यू ज्ञात हो रहा है, सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। लिख देते हैं समीकरण 2 से जो x का मान है, यहाँ पे समीकरण 2 से x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित रहेगा करने पर प्रतिस्थापित कर देते हैं यहाँ पे, तो यह हो जाएगा सिंपल। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको x के स्थान पर आपको 3y प्रतिस्थापित कर देना है, 3y, और ये हो जाएगा ऋण y बराबर किधर है 26, है ना। इसी समीकरण को हमने नोट किया, बस केवल x के स्थान पर यहाँ पे 3y प्रतिस्थापित कर दिया हुआ है। 3y में से यहाँ पे 1y घटा देंगे, 2y बचेगा, बराबर किधर है 26, 2 गुणा में बराबर किधर 75 कर देंगे, हर में आ जाएगा, यहाँ पे 26 बटा आपको 2 मिलेगा। तो y का वैल्यू 2 एकम 2, 2 दून नहीं 2 3 6, y का वैल्यू आपको 13 मिला। अब 13 के मान को यहाँ प्रतिस्थापित कर दीजिए। लिख देते हैं y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, पूरी बात लिख दीजिएगा। तो x का वैल्यू आपको 3 गुणते y का मान क्या है 13 ज्ञात हुआ, 13 3 39। यहाँ पर x और y का मान ज्ञात कर दिया। x आपकी यही बड़ी संख्या थी और जो y था यही छोटी संख्या थी। अब यहाँ पे दोनों जो आपने जो शर्त बताया था ना, यहाँ पर यदि आप प्रतिस्थापित करके हल करेंगे, इसका आप अंतर कर देंगे ना, बड़ी संख्या यही है, छोटी संख्या घटाएंगे, अंतर आपको 26 भी मिलेगा। और जो यहाँ पे बड़ी वाली संख्या है इसकी यह क्या है 3 गुना है। यदि हम लोग 13 में 3 का गुणा करेंगे तब यहाँ पे 13 3 39 आपको प्राप्त होगा, ठीक है। अतः हम लिख देते हैं तो दोनों संख्याएं यहाँ पर एक था x बराबर 39 तथा
एक आपको प्राप्त हुआ y बराबर 13 है। ठीक है, दोनों संख्याओं की बात करें तो एक संख्या यह था 39 था, एक संख्या 13 था। तो इस प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न हल हो गया। सेकंड में प्रश्न दे दिए गए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो दो संपूरक कोण रहते हैं ना, उनका योगफल होता है 180 अंश, और कोटिपूरक में दो कोणों का योगफल 90 अंश रहता है, और यहाँ पर होता है 180 अंश संपूरक में। यहाँ पर भी दो कोण रहते हैं लेकिन उनका योगफल 180 अंश रहता है। तो यहाँ पर दे दिया गया ना, एक बड़ा कोण है, एक छोटा कोण है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बस इस बात का हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे दो समीकरण आपको मिलेंगे, दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा, वो हो गया समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर बड़ा कोण छोटे कोण से यहाँ पे 18 डिग्री अधिक है, यहाँ से मिलेगा समीकरण नंबर 2। मान लेते हैं, माना संपूरक रहेगा, कोणों में बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री का है, y डिग्री है। अब यहाँ पर हम लोग बनाते हैं प्रश्नानुसार, हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर संपूरक कोण में हमेशा दो कोण रहेंगे और दोनों कोणों का योगफल 180 अंश रहता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस वाई, यहाँ पे इनका योगफल 180, ठीक है, 180 अंश रहेगा, 180 डिग्री। तो ये इस प्रकार से मिला आपको समीकरण नंबर 1। और सेकंड में आपको दे दिया गया था कंडीशन ना, कि जो भी आपका ये बड़ा कोण है, ये हमने बड़ा कोण माना हुआ है x को, यहाँ पे छोटे कोण से यहाँ पे दे दिया गया था ना 18 डिग्री अधिक है। तो चूंकि हम लोग को समीकरण बैलेंस करना है ना, तो यहाँ पर बड़े वाले को तो इसी प्रकार से लिखते हैं, लेकिन जो छोटा है, कितना छोटा है, 18 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग 18 इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, y प्लस यहाँ पे 18 करना पड़ेगा। चूँकि हम लोग को समीकरण बैलेंस करना है, या तो बराबर करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, x और y को बराबर करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो ये बड़ा है पहले से 18 डिग्री, या तो इसमें से 18 डिग्री घटा दीजिए, या तो यहाँ पे y में 18 डिग्री जोड़ दीजिए। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे दोनों प्रकार समीकरण सेम ही रहेगा। और यहाँ पर ये मिला इस प्रकार समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यदि लिखना रहेगा तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हम लोग हल कर रहे हैं। जो भी रैखिक समीकरण युग्म है, वहाँ से हम लोग एक मान को ज्ञात कर रहे हैं और दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके ही हल कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल हम लोग कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, x के मान को समीकरण, यहाँ पे 1 में, यहाँ से हम लोग मान उठा रहे हैं तो दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण यहाँ पे 1 में प्रतिस्थापित करके करने पर, तो यहाँ से ये हो जाएगा x के स्थान पर y प्लस 18, y प्लस हमने 18 लिख दिया x के स्थान पर, और प्लस यहाँ पर है y, और बराबर किधर है 180। यहाँ पे y में y जोड़ देंगे 2y, और यहाँ पे प्लस 18 है, बराबर उधर भेज दीजिए, 180 में से 18 घट जाएगा, यहाँ पे 2y बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ पर बचा हुआ है 7, 7 में से 1 जाएगा 6, और यहाँ पर 1 बचा हुआ है। यहाँ पे 2 गुणे में बराबर उधर पर अंदर कर देंगे, भागा में चला जाएगा। यहाँ पे y का वैल्यू आपको 162/2 मिलेगा। यहाँ पे 2 8 16, 2 1 कम 2, ठीक है, 2 8 16, 2 1 कम 2, y का वैल्यू आपको 81 प्राप्त हुआ। अब इस मान को यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, लिख देते हैं y के मान को समीकरण हम लोग 2 में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, पूरा लिख दीजिएगा। यहाँ पर ये हो गया x बराबर, यहाँ पर हमें क्या प्रतिस्थापित कर देना है, 81, और प्लस 18 तो पहले से ही है ना, प्लस 18 है यहाँ पे। x बराबर, यहाँ पे जोड़ देंगे तो 8 1 9, 8 1 9, 99 आपको प्राप्त हो रहा है। अतः लिख देते हैं, संपूरक कोणों में बड़ा कोण x बराबर 99 अंश लिख दीजिए, डिग्री, ठीक है, 99 डिग्री तथा
छोटा कोण जो वाई हमने ज्ञात किया था वो क्या है, 81 डिग्री का है। इस प्रकार से सेकेंड भी प्रश्न हल हो गया। थर्ड वाला प्रश्न दिया हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए तो हम लोग सिंपल इसको बल्ले को यक्स मान लेंगे, प्रत्येक बल्ले का मतलब एक बल्ले का मूल्य हम लोग मान लेंगे यक्स रुपया, और यहाँ पे प्रत्येक गेंद का हम लोग मान लेंगे वाई रुपया। और सिंपल यहाँ पर यह हो जाएगा, यहाँ पे 7 बल्लों की बात करें, एक बल्ले का आप मानेंगे यक्स तो यह हो जाएगा 7 यक्स, यहाँ पर यक्स को मानेंगे वाई तो यह हो जाएगा 6 वाई। 7 यक्स प्लस 6 वाई बराबर यहाँ पे 3,800। इस प्रकार समीकरण नंबर 1 मिलेगा। और दूसरा जो कंडीशन है, यहाँ पे 3 बल्ले हैं ना, तो यहाँ पे 3 यक्स और प्लस यहाँ पे 5 गेंदें हैं तो यहाँ पर 5 वाई, 3 यक्स प्लस 5 वाई बराबर आपको मिलेगा 1,750। इस प्रकार समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा। लिखते हैं, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य यक्स रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य यहाँ पे वाई रुपया है। प्रत्येक का मतलब एक की बात हो रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे समीकरण बनाते हैं। प्रश्नानुसार आपको दिया हुआ था ना प्रश्न में कि पहले 7 बल्ले, तो यहाँ पर 7 बल्लों का मूल्य क्या हो जाएगा 7 यक्स, और प्लस यहाँ पे 6 गेंदें तो यहाँ पर प्लस 6 वाई, इनका मूल्य आपको दे दिया गया था 3,800। ठीक है, यह भी मूल्य है, यह भी मूल्य है। यहाँ पर बना समीकरण नंबर 1। और जो दूसरा समीकरण आपको बन रहा था, इस बार कितना, 3 बल्ले और 5 गेंदें, तो यहाँ पे 3 यक्स हो जाएगा, 3 बल्लों का मूल्य 3 यक्स प्लस यहाँ पे 5 गेंदों का मूल्य 5 वाई। ठीक है, 5 गेंदों का मूल्य 5 वाई हो गया, और इनका योगफल आपको दे दिया गया था कितना रुपये में खरीदा, 1,750। तो इस प्रकार से आपको प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 2। आप चाहें तो यक्स का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं या फिर यहाँ से। यहाँ पर एक बार हम लिख भी देते हैं, यहाँ पे सभी प्रश्न यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर रहे हैं। विधि द्वारा हल। यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 को ही हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पर है 3 यक्स प्लस 5 वाई बराबर 1,750 है। यहाँ पर ये प्लस में राशि है, बराबर को उधर भेज देंगे माइनस में हो जाएगा। 3 यक्स बराबर 1,750 ऋण 5 वाई, अभी नहीं, यहाँ पर गुणा में जब हर में पक्षांतर करेंगे तब 3 आएगा। 1,750 से ऋण 5 वाई, यह हो गया, हर में 3 आ गया। चलिए यहाँ से, यहाँ पर x का मान ज्ञात हो गया, x का मान y की पदों में लिख लिया हमने। अब यहाँ पर चूंकि हमने समीकरण 2 से ज्ञात किया हुआ है तो समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। लिख देते हैं, x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, पूरी बात लिख लीजिएगा, ये हो गया 7, यक्स के स्थान पर यह आपको प्रतिस्थापित करना है। लिख देते हैं 1,750 ऋण 5 वाई, और हर में है 3, और प्लस 6 वाई और बराबर के उधर है 3,800। यहाँ पे चूंकि हर में 3 है तो हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में 3 से पहले तो गुणा कर लें हम लोग, है ना। 3 से गुणा करके पहले यहाँ पे हर में से 3 समाप्त करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7, फिर 1,750 है, मतलब 1,750 है ऋण 5 वाई। यहाँ पर हमने 3 से गुणा कर दिया तो अंश और हर से 3 समाप्त हो गया। यहाँ पर 3 छक 18 हो गया यह वाई, और बराबर के इधर 3 से हम लोग को गुणा करना है, तो यहाँ पर डबल जीरो तो रहेगा, 3 वाटे 24 को 4 हासिल 2 लगा। ठीक है, 3 वाटे 24 हो गया, हासिल 2 लगा, और यहाँ पे 3 3 9 10 11, इतना आपको मिला। 7 से गुणा करेंगे दोनों पदों में, इकाई स्थान पे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 7 5 35 को 5 हासिल 3 लगा, 7 7 49 हो जाएगा, और 49 में जब आप 3 जोड़ देंगे ना तो 52 हो जाएगा। ठीक है, 49 3 52 को 2 हासिल, फिर आपको लगेगा 5। ठीक है, और फिर 7 एकम 7 और हासिल 5 लगा था ना, 7 5 12,
इतना आपको मिला ऋण 5 7 35, 35 वाई हो गया, और प्लस यहाँ पे 18 वाई बराबर किधर 11, 11,400। नोट करते हैं 12,250 है, विपरीत चिन्ह घट जाएगा, ऋणात्मक वाली राशि का मान नहीं दिखे, यहीं बचेगा। यहाँ पर घटा देंगे तो आपको 17 मिलेगा, 17 वाई बराबर किधर है 11,400। अब हम लोग क्या करते थे, इस यहाँ पे इस पद को धनात्मक करते हैं, ऋणात्मक पद को उधर कर देते हैं, 12,250 हो गया, ये ऋणात्मक के बराबर किधर पक्षांतर कर देंगे 11,400, और ये हो गया 17 वाई बराबर को उधर हमने पक्षांतर कर दिया। यहाँ पे ये ऋणात्मक राशि थी, बराबर को उधर पक्षांतर कर दिया, धनात्मक हो गया, यह धनात्मक राशि थी, बराबर किधर हमने पक्षांतर कर दिया, ऋणात्मक हो गया। घटा लेते हैं, घटाएंगे तो यहाँ पे ये वाली राशि अधिक है, यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ 5 में से 0 घटा देंगे 5, यहाँ पर घट नहीं रहा है, 12 में से 4 घटा देंगे 8, एक यहाँ से हासिल लिया हुआ है, तो यहाँ पे 11 हो गया, 11 में से 1 घट गया, यहाँ पे केवल आपको यही मिला 850 बराबर यहाँ पे 17 वाई, यहाँ पे 850 और ये हर में आ जाएगा 17 बराबर यहाँ पे वाई। चलिए 17 5 85, 17 5 85 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहीं इतना ही विभाजित होगा, 0 तो है 50 बार में विभाजित होगा। तो y का वैल्यू हमें सिंपल ज्ञात हो गया, तो y का मान हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं, लिख देते हैं y के मान को समीकरण रहेगा, यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं 3, यहीं प्रतिस्थापित करते हैं, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे 1750 है, ऋण 5 वाई, तो y के स्थान पर हमें 50 प्रतिस्थापित करना है, और हर में क्या है 3। चलिए इसको और थोड़ा हल कर देते हैं, तो यहाँ पे ऋण 5 5 25, ये हो गया 5 5 25 और 0 लगेगा, और हर में है 3। x का वैल्यू यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पे दूसरा अंक भी 0 मिलेगा दूसरे स्थान पर भी, और यहाँ पर 7 में से जब आप 2 घटा देंगे ना, 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 मिलेगा, और 1, और हर में है 3, और भाग दीजिए 3 5 15, 500 मिल रहा है x का वैल्यू। तो जो x था प्रत्येक बल्ले का मूल्य था, और जो y है यह प्रत्येक गेंद का मूल्य है। हम लिख देते हैं, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य x बराबर जो हमने माना था, x बराबर 500 रुपया, ठीक है। चलिए यहाँ पर रुपए का भी चिन्ह हमें बनाना पड़ेगा, रुपए का चिन्ह बना देते हैं, 500 रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, यहाँ पे y बराबर हमें 50 रुपया ज्ञात हुआ था, 50 रुपया है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे थर्ड प्रश्न हल हुआ। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को यदि 25 किलोमीटर जाना है यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? चलिए तो हम लोग मान लेते हैं एक नियत भाड़ा हमें मानना पड़ेगा और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा मानना पड़ेगा, ठीक। चलिए इसको हम लोग मान के हल करते हैं। लिखते हैं, माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपया तथा प्रति किमी, प्रत्येक किलोमीटर पर भाड़ा प्रति किमी यहाँ पे y रुपया है। यहाँ पे नियत भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा का अर्थ क्या है ये हम बताते हैं। मान लेते हैं आप टैक्सी में बैठ गए, तो टैक्सी में यदि आप बैठ गए ना तो एक ने आपको नियत भाड़ा देना पड़ेगा, मतलब एक निश्चित धनराशि उसको देना पड़ेगा कि मतलब मान लेते हैं, चलिए मानने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको 50 रुपया देना पड़ा है ना। अब वो बोलेगा कि यदि आपको 1 किलोमीटर चलना है तो एक यहाँ पे प्रति किलोमीटर भाड़ा हम चलिए मान लेते हैं कि 10 रुपया है, ठीक है, 10 रुपया है। यदि आप बैठ गए गाड़ी में और 1 किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ पर आपको भाड़ा कितना देना पड़ेगा? एक तो आपको नियत भाड़ा देना पड़ेगा और प्लस यदि आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो इसके लिए आपको 10 रुपया देना पड़ेगा, है ना।
यदि आप मान लेते हैं 2 किलोमीटर जाएंगे तब आपको यहाँ पर 50 रुपया यह तो देना पड़ेगा नियत भाड़ा। यदि गाड़ी में बैठे हुए तो एक तो 50 रुपया देना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे 2 किलोमीटर के लिए यहाँ पर 10 रुपये का 2 गुना कर देगा। ठीक है, ये हो गया, है ना। यदि हम मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको नियत भाड़ा तो ये जो 50 रुपये है ये तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये 50 रुपया आपको उसको देना ही पड़ेगा, प्लस यदि आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं ना तो 10 रुपये के हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए 10 किलोमीटर और यहाँ पे 10 रुपया ये आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं। आपने दिया नियत भाड़ा और 10 रुपया के हिसाब आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा है, उसके हिसाब से आपको ये 10 किलोमीटर का देना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा, यदि गुणा करेंगे 10 दाम में 100 और यहाँ पे 50 ये भी देना पड़ेगा। तो यही है, यही इसको हम लोगों ने नियत भाड़ा को यक्स माना हुआ है, जिसको अभी हम लोग ज्ञात करेंगे, और प्रति किलोमीटर भाड़ा को यहाँ पर हमने वाई मानेंगे। ठीक है, इसको हमने माना क्या, हमने मान ही लिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए समीकरण आपका इसी प्रकार से बनेगा। यदि जितना भी किलोमीटर के लिए वो बोलेगा तो उसके लिए आप एक नियत भाड़ा तो देंगे, यक्स जो उसका नियत भाड़ा है वो तो आप देंगे ही, प्लस आप जितना भी किलोमीटर चलेंगे और यहाँ पे जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है उसको आप पे करेंगे प्रत्येक किलोमीटर जाने के लिए। ठीक है, यहीं से आपका समीकरण बनेगा। लिख देते हैं, प्रश्नानुसार आपको दे दिया गया था ना, पहले के लिए आपको समीकरण इसी प्रकार से बनाना है। यहाँ पे अतिरिक्त यहाँ पर हो गया, यहाँ पे 10 किलोमीटर दूरी के लिए आपको भाड़ा कितना देना पड़ रहा है, 105 रुपये। यहाँ से आपको समीकरण बनेगा। देखिए यहाँ पर बनाते हैं। देखिए जब आप 10 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे ना तो आपको नियत भाड़ा तो यह देंगे ही, 100 रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस आप कितना चले हुए हैं 10 किलोमीटर, और यहाँ पे 10 किलोमीटर के लिए यहाँ पे लिख देते हैं 10, और यहाँ पे यही है प्रति किलोमीटर भाड़ा जो कि है वाई। यहाँ पे वाई का गुणा कर देंगे, है ना। वाई क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा है, यह 10 किलोमीटर के लिए यहाँ पर 10 वाई हो जाएगा। नियत भाड़ा आपने दिया और प्लस आप 10 किलोमीटर का जो भी भाड़ा बन रहा है प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो दे रहे हैं, नियत भाड़ा प्लस यह, और कुल मिलाकर आपको प्रश्न में दिया हुआ है कितना रुपया दिए, 105 रुपया। यह सब रुपया ही है। ठीक है, इस प्रकार से बना आपका समीकरण नंबर 2। दूसरी बार में आपको दे दिया गया था कि 15 किलोमीटर की दूरी आप तय कर रहे हैं, है ना। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, जो नियत भाड़ा है वो तो आप देंगे ही, और कितना किलोमीटर चल रहे हैं 15 किलोमीटर का, प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा बन रहा है उसको आप देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 वाई। ठीक है, 15 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा तो आप देंगे ही, और यहाँ पर 15 वाई जो यहाँ पे प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो आप देंगे 15 किलोमीटर के लिए। यहाँ पर 15 गुणा कर दिया गया, और आपने पे कितना किया हुआ है, मतलब कितना रुपया लगा है, 155 रुपया। इस प्रकार से बना समीकरण नंबर 2। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोग हल कर रहे हैं, विधि द्वारा हल कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ से x का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए, या फिर यहाँ से x या y किसी भी एक चर का आप मान ज्ञात कर सकते हैं। लिख देते हैं, चलिए समीकरण 1 से ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 से यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 10y बराबर है 105। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 105, यहाँ प्लस में बराबर उधर माइनस में चला जाएगा, 10y हो गया। ठीक है, ये प्लस में था बराबर उधर माइनस में चला गया। इस प्रकार से बना आपका समीकरण नंबर 3। लिख देते हैं, x के मान को समीकरण, यहाँ पर किस समीकरण से आपने ज्ञात किया, समीकरण 1 से ज्ञात किया हुआ है, तो समीकरण 2 में अब प्रतिस्थापित कर देंगे। x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर यह है, x के स्थान पर सिंपल आपको यह प्रतिस्थापित कर देना है ना। लिख देते हैं 105 ऋण 10y, यहाँ पे x के स्थान पर हमने यह मान प्रतिस्थापित कर दिया समीकरण नंबर 2 में, और प्लस यहाँ पर 15y, और बराबर किधर है 155। यहाँ पे विपरीत चिन्ह घटेगा, 10y और 15y विपरीत चिन्ह घटेगा, धनात्मक राशि का मान अधिक है, यहाँ पर 5y बचेगा, और बराबर किधर है 155, और जो ये प्लस में राशि है बराबर को उधर हम लोग इसको भेज देते हैं ऋण, यहाँ पे 105 को बराबर को उधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, केवल हमने इसका अंतर करके यहाँ पे लिख लिया, या प्लस में था बराबर को उधर हमने भेज दिया, माइनस में हो गया 5y, और यहाँ पर अंतर कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बचेगा 50। ठीक है, यहाँ पे 5 में से 5 घट गया, 0 हो गया, यहाँ पर 5 बचेगा, 50 ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 5 गुणा में बराबर को उधर 75 कर लेते हैं, भागा में चला जाएगा, जो कि होगा y बराबर आपको 50/5 मिलेगा, 5 दहा 50। y का वैल्यू आपको 10 ही ज्ञात हुआ, जो हमने यहाँ पर मान कर आपको बताया था ना, वही आपको ज्ञात हो रहा है। चलिए यहाँ पर y का मान ज्ञात हो गया। अब y के मान को हम लोग
इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। समीकरण नंबर 3 में लिख देते हैं y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ पर होगा x बराबर 105 ऋण 10 हो गया, और y के स्थान पर आपको प्रतिस्थापित कर देना है 10 गुणित 10। यहाँ पर हो जाएगा 105 ऋण 10 में 10 का गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा। 100 में से यहाँ पर मतलब 105 में से जब आप 100 घटा देंगे तो आपको 5 प्राप्त होगा। अतः लिख देते हैं, अतः टैक्सी का जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा जो हम लोगों ने माना था यक्स, यह है 5 रुपया। यक्स बराबर यहाँ चलिए रुपये के चिन्ह लगा देते हैं, 5 रुपया तथा प्रति किलोमीटर किमी भाड़ा जो कि रहेगा रुपये में। y बराबर हमें ज्ञात हुआ था, यहाँ पे 10 ज्ञात हुआ है, 10 रुपया है। और यहाँ पे 25 किलोमीटर के लिए हमें भाड़ा बताना था। ठीक है, आगे प्रश्न में आपको दिया था ना कि 25 किलोमीटर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यहाँ पर लिख देते हैं आगे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, यह क्या होगा, आपको जो नियत धनराशि है वो तो देना पड़ेगा और साथ साथ जो नियत भाड़ा है वो तो आपको देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर भी यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो नियत भाड़ा देंगे, और 25 किलोमीटर के लिए यहाँ पर जो यहाँ पर बन रहा है प्रति किलोमीटर भाड़ा, यह भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको भाड़ा कितना देना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको नियत भाड़ा देना पड़ेगा जो कि है 5 रुपया। ठीक है, 5 प्लस आपको जाना कितना है 25 किलोमीटर, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हमने ज्ञात किया था 10 रुपया। ठीक है, देखिए यह नियत भाड़ा है, यह प्रति किलोमीटर भाड़ा है, और 25 किलोमीटर आपको जाना था। जैसे हम लोगों ने समीकरण बनाया था उसी प्रकार से हमने इसको बना लिया। ठीक है, अब बस इसको केवल आपको हल कर देना है। यहाँ पे 5 हो गया प्लस यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 250 हो जाएगा, और इसमें 5 जोड़ देंगे तो 255 हो जाएगा। लिख देते हैं एक व्यक्ति को यहाँ पे 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा, यहाँ पे रुपए का चिन्ह, 255 रुपया देना होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे जो चौथा प्रश्न था ये भी हल हो गया। 5वां प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सिंपल हम लोग अंश को x मान लेते हैं और हर को y मान लेते हैं, और एक बार क्या कर देंगे, यहाँ के भिन्न के अंश और हर दोनों में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो वह कितना 9/11 के बराबर, और एक बार क्या करते हैं दोनों में आपको 3 जोड़ देना है तो वो हो जाएगा 5/6 के बराबर। इस प्रकार से 2 रैखिक समीकरण युग्म आपको प्राप्त कर लेंगे, और उसको हम लोग सिंपल हल करके x और y का मान ज्ञात कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब भिन्न क्या हो जाएगी x/y। यही आपका भिन्न हो गया। अब हम लोग प्रश्नानुसार रैखिक समीकरण बनाते हैं। यहाँ पे प्रश्न में आपको दे दिया गया था ना जो भिन्न है, भिन्न आपका यही है। भिन्न के अंश में आपको पहले जोड़ना था 2, अंश और दोनों में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x + 2, और हर में भी जोड़ दीजिए y + 2। जोड़ने पर भिन्न क्या हो जा रही है, ये प्रश्न में आपको दिया था कि 9/11, ये हो गया। इस प्रकार समीकरण नंबर 1 आपको मिला। और दूसरे बार में आपको जोड़ देना था, दोनों में अंश और हर में 3 जोड़ देना था, तो x + 3 हो गया, और हर में भी हम लोग क्या कर देते हैं y + 3 हो जाएगा, हर y है y + 3, जो कि हो जा रहा था फिर भिन्न 5/6, तो यहाँ पर हमने 5/6 कर लिया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। इन समीकरणों को हमें हल कर लेना चाहिए था। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको हल कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हर में 11 है बराबर के उधर पक्षांतर कर देंगे, अंश में आ जाएगा।
यहाँ पे 11 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हर में था, बराबर की उधर पक्षांतर कर दिया, अंश में हो गया। और जो यहाँ पर y प्लस 2 है, बराबर की उधर हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, ये अंश में हो जाएगा, 9 हो जाएगा y प्लस 2, तभी हम लोग को हल करने में आसानी रहेगा। और यहाँ पर हो जाएगा 11x प्लस यहाँ पे 11 दूना 22, ये हो गया। यहाँ पर ये हो गया 9y और यहाँ पे 9 दूना 18, ठीक है, प्लस यहाँ पे 18 संख्या, इस संख्या को बराबर को उधर हम पक्षांतर कर देते हैं। 11x यहाँ पे प्लस 22 से बराबर को उधर माइनस हो जाएगा, 9y 18 प्लस यहाँ पे ऋण 22, यहाँ विपरीत चिन्ह घट जाएगा, 11x प्लस यहाँ पे 9y विपरीत चिन्ह घटेगा, यहाँ पे ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है, ऋण 4 आपको बचेगा। तो देख लीजिए समीकरण तो यही है सेम, बस इसको हमने कुछ इस प्रकार से चेंज कर दिया, तब हम लोग को हल करने में आसानी रहेगा। इसको आप मान लीजिएगा 11x बराबर 9y ऋण 4, ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिएगा। यहाँ पे इसको भी हम हल कर देते हैं, देख लीजिए यहाँ पर 6 गुणे में बराबर की तरफ पक्षांतर कर देते हैं, अंश में हो जाएगा x के साथ, यहाँ पे 6 हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर यह हर में बराबर की तरफ पक्षांतर कर देंगे, अंश में हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया y प्लस 3, थोड़ा सा इसको भी हल करते हैं। यहाँ पे 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5y और यहाँ पे 5 3 15 प्लस 15 हो गया। यहाँ पे ये प्लस में बराबर को उधर भेज देते हैं, माइनस में हो जाएगा 6x और यहाँ पर हो जाएगा 5y प्लस 15 और यहाँ पे ऋण 18, 6x बराबर यहाँ पे 5y विपरीत चिन्ह घटेगा, ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है, ऋण आपको 3 बचेगा। चलिए यही हो गया, इसको हल करने पर 6x बराबर 5y ऋण 3। चलिए इसे आप मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2। अब आगे हम लोग हल करते हैं, और हम लोग सिंपल, आप चाहें तो यहाँ से x का मान ज्ञात कर लीजिए या फिर यहाँ से, हम लोग यहीं से ज्ञात कर देते हैं, लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हर, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण, इसको आप समीकरण नंबर 2 मानिएगा, इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। समीकरण 2 से, यहाँ पे समीकरण 2 को हम नोट कर देते हैं, जो कि 6x बराबर 5y ऋण 3, यहाँ पे 6 गुणे में बराबर को तरफ पक्षांतर कर देते हैं, हर में चला जाएगा, x का वैल्यू आपको 5y ऋण 3 बटा आपको 6 प्राप्त हुआ। अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, लिख देते हैं x के मान को समीकरण, यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 2 से तो हमने ज्ञात ही किया हुआ है, तो समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 यही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 और x के स्थान पर हम लोग को यह प्रतिस्थापित कर देना है। यहाँ पे 5y ऋण 3 है, 5y ऋण 3 बटा के 6 है x के स्थान पर, और बराबर को उधर क्या है 9y ऋण 4। यहाँ पर यह अंश में है, 11 अंश में है, और यहाँ पे जो 6 है यह हर में है, तो बराबर को उधर पक्षांतर करते हैं इसको। देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 11 कोष्टक में 5y ऋण 3, 6 हर में है ना, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, अंश में हो जाएगा 6 गुणते 9y ऋण 4, 11 5 55 y ऋण 11 3 33 बराबर उधर 9 छक्का 54, या 6 9 54 या 9 छक्का 54 हो गया। y यहाँ पे 4 छक्का 24, ये हो गया। यहाँ पर ये प्लस में राशि है, बराबर की तरफ पक्षांतर कर देते हैं, माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 55y ऋण यहाँ पे 54y। सजाती या समान पदों को एक साथ कर देते हैं, ठीक है, y वाले पद को एक तरफ, यहाँ पे संख्याओं को एक तरफ, यहाँ पे ऋणात्मक है, बराबर की तरफ पक्षांतर करेंगे, धनात्मक हो जाएगा, ऋण यहाँ पे 24। विपरीत चिन्ह घटेगा, धनात्मक और राशि का मान अधिक है ना, 55 में से 54 घटा देंगे, 1 बचेगा, केवल एक y रहेगा, तो यहाँ पर सिंपल लिखते हैं y। यहाँ पर हम लोग अंतर कर लेते हैं, 33 में से यहाँ पे 24 घटा देंगे, तो अब सिंपल आपको 9 प्राप्त होगा। y का मान हमने ज्ञात कर दिया, लिख देते हैं y के मान को यहाँ पे, यहीं पर हम लोग प्रतिस्थापित कर लेते हैं समीकरण नंबर 3 में, को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो ये हो जाएगा x बराबर 5, y के स्थान पर 9 ऋण 3 और बटा 6, यहाँ पे 9 5 45 या 5 9 45 हो गया, ऋण 3 है और हर में 6 है,
यहाँ पर घटा देंगे तो 42 हो जाएगा। 42/6, 6 7 42। तो यहाँ पर आपको यक्स का वैल्यू 7 प्राप्त हुआ। लिख देते हैं, अतः ये भिन्न का आपका अंश था, ये हर था, अतः लिख देते हैं भिन्न का अंश आपको ज्ञात हुआ 7 तथा हर y बराबर 9 है। तब भिन्न x बटा y बराबर आपको प्राप्त हुआ 7/9। छठा प्रश्न दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात की आयु क्या है, ये हमें बताना है। देखिए, आयु संबंधित प्रश्नों के लिए ना सर्वप्रथम आप वर्तमान आयु ही मानकर हल करते हैं। यहाँ पर हम दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे। वर्तमान आयु के बाद यहाँ पर फिर कंडीशन दे दिया गया है कि 5 वर्ष बाद एक इस कंडीशन से आपको निकलेगा, मतलब समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होगा। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी यहाँ से, और फिर यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। चलिए, इस प्रकार से हमें 2 समीकरण ज्ञात करना है। पहले हम लोग उनकी वर्तमान आयु मानते हैं। लिखते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रश्नानुसार समीकरण बनाते हैं। देखिए, पहली कंडीशन दे दिया गया है ना 5 वर्ष बाद। देखते हैं, 5 वर्ष बाद। देखिए, 5 वर्ष बाद होगा क्या कि यहाँ पर जो भी जैकब है इसकी आयु में भी जो भी वर्तमान आयु रही होगी, मान लेते हैं फिलहाल में यदि 50 साल का है तो यहाँ पे 5 वर्ष, यहाँ फिलहाल में यदि कोई 50 साल का है, यदि 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो वह 55 साल का हो जाएगा। इसी प्रकार जो जैकब है फिलहाल में इसकी वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद इसकी क्या हो जाएगी, जैकब की आयु यहाँ पे x + 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, जैकब की आयु। और जो उसका पुत्र है उसके पुत्र के भी आयु में जो भी जितना भी वर्ष का रहेगा वर्तमान में, उसके भी आयु में उतना ही वृद्धि होगा, है ना। इसके भी 5 वर्ष बाद इसके पुत्र का फिलहाल में यहाँ पर हमने वर्तमान में y वर्ष माना हुआ है। 5 वर्ष बाद क्या आ जाएगा, y + 5 वर्ष। इतना वर्ष दोनों में 5-5 वर्ष दोनों की आयु में वृद्धि हो जाएगा। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पर दिया था ना, आगे प्रश्न दिया था कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना था। अब यहाँ पर हमने बता दिया कि 5-5 वर्ष बाद यहाँ पे दोनों की आयु क्या रही होगी। अब यहाँ पर बता रहा है कि 3 गुनी थे, उसके पुत्र की आयु से 3 गुना। अब यहाँ पर चूंकि हमें समीकरण बनाना है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पिता की आयु हमेशा बड़ा रहेगा और जो पुत्र है उसकी आयु हमेशा छोटा रहेगा। तो यहाँ पर हमें पुत्र की, चूंकि हमें बराबर करके समीकरण बनाना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पुत्र की आयु का 3 गुना करना पड़ेगा। 3 गुना कर देंगे तब जाके यहाँ पे पिता की आयु के बराबर रहेगा, है ना। या तो यहाँ से 3, यहाँ पे 3 का भाग दे दीजिए, ये हो सकता है, या फिर यहाँ पर 3 का गुणा कर दीजिए। इस प्रकार समीकरण नंबर 1 आपको मिलेगा। जैसे 5 वर्ष बाद दिया था तो जो भी हमने उनकी वर्तमान आयु माना था जैकब और उसके पुत्र की आयु, उसमें हमने 5 वर्ष का वृद्धि कर दिया और बोला था कि जो जैकब की आयु है पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, है ना। पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी तो हमने क्या कर दिया, सिंपल पुत्र की आयु में 3 गुना करके यहाँ पर उसके पिता की आयु के बराबर कर लिया। इस प्रकार से हमें मिला समीकरण नंबर 1। लिख देते हैं, हमने बताया कि किस प्रकार से हमने किया। यहाँ पे x + 5 और ये बराबर हो जाएगा 3 गुना y + 5 के। चलिए, यहाँ पर भी चाहें तो हम कोष्टक में करके लिख सकते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं, थोड़ा हल करके हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। x + 5 हो गया, 3 का यहाँ पे दोनों पदम गुणा होगा 3y, और यहाँ पे 3 × 5 = 15, ये हो गया। इसको और हल करते हैं, यहाँ पे +5 है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, 5 × 15 होगा। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर यहाँ पे 3y + 5 है बराबर को इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x बराबर यहाँ पे 3y घटा देंगे प्लस यहाँ पे 10। इस प्रकार से समीकरण नंबर 1 मिला। ये तो समीकरण नंबर 1 मिला। और यहाँ पे दे दिया गया था दूसरी शर्त ना, 5 वर्ष पूर्व, बताते हैं आपको, 5 वर्ष पूर्व रहेगा।
पूर्व की बात करेंगे, यदि कोई मान लेते हैं इस वक्त 20 साल का है, तो यदि पूर्व की बात करेंगे तो उसकी आयु में क्या होगा, कमी हो जाएगा 5 वर्ष का, है ना। पूर्व की बात करेंगे तो यदि मान लेते हैं कोई वर्तमान में 20 साल का है, यदि हम पूछे कि 5 वर्ष पूर्व उसका क्या आयु रही होगी, तो आप इसमें सिंपल क्या कर देंगे, 5 घटाकर आप 15 ज्ञात कर लेंगे, या फिर जितनी भी उसके वर्तमान आयु रहेगी उसमें से आप 5 वर्ष घटा देंगे। तो यहाँ पर है वर्तमान आयु इसकी, यहाँ पे पिता की बात करें जो जैकब है, जैकब की आयु में क्या होगा, यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व पूछा हुआ है, तो जैकब की आयु क्या रही होगी 5 वर्ष पूर्व। यहाँ पे यक्स में से हम लोग क्या कर देते हैं, 5 घटा देते हैं, इतना वर्ष का जैकब रहा होगा। साथ साथ उसके पुत्र की वर्तमान आयु में से भी घटेगा 5 वर्ष। यहाँ पर वाई हमने माना हुआ है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा वाई ऋण 5। हमने दोनों के आयु में 5 वर्ष की कमी हो कर दिया, क्योंकि ये वर्तमान आयु था। 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो 5 वर्ष दोनों की आयु में से घटाना पड़ेगा। अब हो गया आगे, आपको दिया था ना जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, दिया था 7 गुना था। मतलब यदि आप समीकरण को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो पुत्र की आयु है उसकी आयु में 7 गुना करना पड़ेगा, तब आप पिता की आयु के बराबर पहुँच पाएंगे। यहाँ से मिलेगा आपको समीकरण नंबर 2। यहाँ पे इसको हल करते हैं, यहाँ पे चलिए यहाँ पे तथा लिख देते हैं। यहाँ पे यक्स ऋण 5 वर्ष पूर्व के लिए हमने दोनों की वर्तमान आयु में से 5 वर्ष घटा दिया, और दिया था कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो हमने 7 का गुणा करके यहाँ पे समीकरण को बराबर कर लिया। कोष्टक खोल देते हैं, यक्स ऋण 5, यहाँ पर 7 गुणा कर देते हैं, 7 वाई ऋण 7 5 है 35। अब यहाँ पे ऋण 5 है बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 5 हो जाएगा 7 वाई, और यहाँ पे ऋण 35 और प्लस 5। यक्स का वैल्यू यहाँ पे 7 वाई, और यहाँ पर हो जाएगा विपरीत चिन्ह, ऋण 30 बचेगा। समीकरण नंबर 2 लिखते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यक्स का, यहाँ पे यक्स का मान वाई के पदों में पहले से ही है ना, जो हमने हल किया तो पहले ही यहाँ पे जो यक्स का वैल्यू है जो आपका समीकरण था वो पहले से इसी प्रकार से है कि हम लोग ताकि प्रतिस्थापित कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ से भी यक्स का मान यहाँ प्रतिस्थापित कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे। चलिए हम लोग समीकरण 1 के मान को यहाँ पर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। लिख देते हैं यक्स के मान को समीकरण 1 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ये हो जाएगा, 1 से हम लोग 2 में प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पर भी यक्स है, यक्स के स्थान पर सिंपल आपको यह प्रतिस्थापित कर देना है, तो हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। 3 वाई प्लस हमने 10 प्रतिस्थापित कर दिया यक्स के स्थान पर, और बराबर किधर है 7 वाई ऋण 30। चलिए तो यहाँ पर हम लोग वाई के पदों को उधर पक्षांतर कर देते हैं और यक्स के पदों को इधर। यहाँ पर यह हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 30 से बराबर किधर पक्षांतर कर देंगे, धन 30 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 10। यहाँ पे 7 वाई पहले से, यहाँ पे इसको हम लोग बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 3 वाई है ना, यहाँ पे वाई को हम लोगों ने बराबर को उधर पक्षांतर कर लिया, यहाँ पे 30 को बराबर किधर, यहाँ पर हो गया 40, 30 10 40 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा विपरीत चिन्ह, घटा दीजिए, 4 वाई बचेगा, 4 3 7 होता है। यहाँ पे 4 गुणे में इधर पक्षांतर कर देंगे, हर में आ जाएगा, बराबर किधर वाई। चलिए यहीं पर लिख देते हैं, वाई का वैल्यू 4 दहा में 40, वाई का वैल्यू आपको 10 प्राप्त हो गया। अब इस वाई के मान को आप किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। चलिए हम यही प्रतिस्थापित कर देते हैं, वाई के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 है यक्स बराबर 3 वाई, तो 3 हो गया, वाई के स्थान पर हमें 10 प्रतिस्थापित कर देना है, और प्लस 10 है, यही समीकरण है, केवल हमने वाई के स्थान पर यहाँ पे वाई का मान प्रतिस्थापित कर दिया। तो यक्स बराबर यहाँ पे 10 33 10, तो यहाँ पे यक्स का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा 30 10 40, ये हो गया। और तो हम लिख देते हैं, जो यक्स है यही जैकब की आयु है, और यही है वाई जो है उसके पुत्र की वर्तमान आयु है। यहाँ तो लिख देते हैं, जैकब की वर्तमान आयु यक्स बराबर 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु, ये वर्तमान आयु की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने लिखा हुआ है कि वर्तमान आयु की चर्चा हो रही है, तथा उसके पुत्र की, या फिर लिख देते हैं यहाँ पे वर्तमान आयु जो कि हमने वाई ज्ञात किया 10 वर्ष
है। ठीक है, इस प्रकार से छठा भी प्रश्न हल हो गया। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।